हेलो बच्चों, कैसे हैं? माइक चेक करना पड़ रहा है कि रिकॉर्डिंग करेगा कि नहीं, हमारी आवाज आप तक पहुंचेगी कि नहीं। क्योंकि अच्छा पढ़ाने के बाद जो है ना, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अच्छा आवाज जो है किसी स्टूडेंट तक ना पहुंचे, प्रॉब्लम होगा। ठीक, तो आज हम लोग देख रहे थे अपना बीएसटी देख रहे थे, और बीएसटी में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज में देख रहे हैं चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का हम लोग देख रहे थे चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक 3 देख लिया है, और आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 4। तो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज chapter 1 topic 4 is going to start, and the chapter name is nature and significance of management। तो मैनेजमेंट एक वर्ड ऐसा है कि जो हम लोग अपने लाइफ में डेली सुनते तो हैं, लेकिन एक्चुअल में मैनेजमेंट में क्या चीजें होती हैं वो आज हम लोग क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 में जानेंगे। तो स्टार्ट किया जाए, और हम लोगों ने चैप्टर 1 के टॉपिक 3 में मैनेजमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा और बहुत सारी चीजों को जाना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को हम लोगों ने पढ़ा, और भी उसमें भी बहुत सारी चीजों को जाना। एफिशिएंसी क्या होता है और इफेक्टिवनेस क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। आज अब हम लोगों को देखना क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। जैसे कि मैनेजमेंट एक आर्ट ये है कि कोई पेंटर जो है वो अपने पेंटिंग को इस तरह से बनाया है और उस पेंटिंग को इस तरीके से प्रेजेंटेशन किया कि लोग जो है उसके पेंटिंग के तरफ आकर्षित हो गए। देन इट इज कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट ऑफ आर्ट। यहां पर मैनेजमेंट उसका एक आर्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको दे नहीं रहे हो कुछ, ना उससे कुछ ले रहे हो, आप उसके पेंटिंग को देखने इसलिए गए क्योंकि वो इतना अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंटेशन किया, इतने अच्छे तरीके से उसका एग्जीबिशन लगाया, और इतने अच्छे तरीके से उसका ब्रांडिंग करा के मार्केटिंग कराया, एडवर्टीजमेंट कराया, कि कहीं ना कहीं जो है ये मैनेजमेंट का कमाल था कि जो आप उसके पेंटिंग्स को देखने गए। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज अ साइंस का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स को बिना किए हम लोग किसी भी चीज को ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उसके बाद उसमें से कंक्लूजन निकल के ये आता है कि इज बेस्ट और नॉट बेस्ट, ये चीज अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा, उसको चेक करने के लिए मैनेजमेंट एज अ साइंस है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो है अपने कंपनी के लिए अच्छा मैनेजर कैसे रखेंगे? उसको कोई प्रोजेक्ट देंगे, जो प्रोजेक्ट जो है बहुत ही टिपिकल है, थोड़ा सा हार्ड है, नहीं हो पा रहा है आपके प्रेजेंट स्टाफ से। जो स्टाफ्स आप लोगों के यहाँ हैं वो स्टाफ जो है उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सर ये तो बहुत ही हार्ड है, टिपिकल वर्क है, टिपिकल प्रोजेक्ट है। तो वो थोड़ा टिपिकल प्रोजेक्ट किसी एक नए जिसको आप हायर करना चाहते हो ना, जिसको आप रखना चाहते हो अपनी कंपनी के तौर पे मैनेजर के लिए, तो उसको थोड़ा एक टिपिकल प्रोजेक्ट दे दिए, और उसमें क्या हो रहा, रूल्स लगा दिए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वो किया, अपना कुछ रूल्स लगाया वो नया आदमी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया, ऑब्जर्वेशन किया, कंक्लूजन किया, तब जाकर वो बता पाएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, बेस्ट है या नहीं बेस्ट है। तो बिना एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशंस के और बिना रूल्स को लगाए साइंस के ये नहीं पता चल पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में जैसे कि आपको एमबीए, जैसे कि सीए, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरीट, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीट। ठीक, एमबीए का मतलब मेरा भारत अच्छा, एमबीए का मतलब मेरा भारत अच्छा भी होता है, और हमेशा अच्छा होना ही चाहिए क्योंकि हम लोगों का भारत सबसे अच्छा है। तो एमबीए, सीएस, ये सब क्या है, ये लोग ये होकर क्या करते हैं, ये सब लोगों का क्या काम है, आपके अकाउंटिंग बुक्स को मैनेज करना,
कंपनी सेक्रेटरीट कंपनी के बुक्स को मैनेज करता है। सीए जो है आपके अकाउंट्स को मैनेज करता है। एमबीए आपके कंपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री के वर्क को मैनेज करता है। एंड सो मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज अ प्रोफेशन, क्योंकि मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन के तौर पे यदि चुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको या तो एमबीए करना होगा, सीए करना होगा, सीएस करना पड़ेगा, यही सब करना पड़ेगा ना। इसलिए मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन कहा गया है, क्योंकि इसको प्रोफेशन बनाकर लोग जो है काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और अपने जो है एक जॉब को प्रोफेशन बना लिए हैं मैनेजमेंट के तौर पे इन द टर्म्स ऑफ एमबीए, सीएस एंड सीएस। ठीक, इसलिए ये दिया है मैनेजमेंट का 3 नेचर है, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। इसके बाद देखते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ये दिया हुआ है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर एक गोल अचीव करना है कि ये आपको यहां पर एक क्लासिकल डांस चल रहा है, क्लासिकल डांस चल रहा है और इस क्लासिकल डांस में आप लोगों को कई चीजें दिखेंगी। इस क्लासिकल डांस में सबसे पहले चीजें आपको टाइमिंग दिखेगी। इस क्लासिकल डांस में आपको कोऑर्डिनेशन दिखेगा कि किसको क्या करना है ये पता हो, टाइमिंग में एक साथ करना है ये भी पता हो। दूसरी चीज होगा कि गोल ओरिएंटेड है, ग्रुप गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, ग्रुप गोल ओरिएंटेड है, ग्रुप गोल ओरिएंटेड है। फिर उसके बाद ग्रुप के साथ साथ इसमें पर्सनल गोल ओरिएंटेड भी है, पर्सनल गोल भी है कि हम सबसे अच्छा करेंगे या हम अच्छा करेंगे तब जाके हमारा पूरा ग्रुप अच्छा होगा। ठीक, उसके साथ जो है ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे लोगों को क्या मिल रहा है, मैनेजमेंट में दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है, मैनेजमेंट ऑब्जर्व हो रहा है, मैनेजमेंट ऑब्जर्व हुआ मतलब ये दिखाई दिया कि इस तरह का डांस जो है वो एक हम लोग के सामने आया। तो ये तभी पॉसिबल है जब इसमें मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट की तरफ लेंगे, आर्ट की तरह लेंगे। ठीक है, तो ये एक कला है और इस कलाबाजी को ही करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। तो डांस हो, चाहे हम आपको बताए थे कि ग्रुप स्पिरिट होता है, जैसे ग्रुप स्पिरिट में जैसे हम क्रिकेट टीम की बताए थे, इंडिया पाकिस्तान का मैच, कोई भी चीज, तो जब तक मैनेजमेंट को आर्ट के तौर पे नहीं लेंगे तब तक इस तरह के कोई भी ग्रुप एक्टिविटीज को हम लोग नहीं ले पाएंगे। और मैनेजमेंट इज एन आर्ट में हम लोग ये देखेंगे कि इससे हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है, हम लोग सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो सबसे अच्छे तरीके से किसी चीजों को मैनेज कर सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज में दिस नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड इज पब्लिश्ड इन द बुक्स एंड द लिटरेचर एंड डिफरेंट फील्ड्स लाइक द डांस, म्यूजिक, पब्लिक स्पीकिंग और मैनेजमेंट। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर का स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर का स्पीकिंग आप समझ लो, इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश स्पीकिंग समझ लो। इंग्लिश स्पीकिंग क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग भी जो है वो एक तरह का मैनेजमेंट है, क्योंकि उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमको कौन सी चीज को कब बोलना है, कैसे बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है। जैसे कि अपने दादा दादी को हम लोग हेलो गाइस नहीं बोल सकते, अपने दोस्तों के बीच में रहेंगे तो हेलो गाइस बोल सकते हैं। ठीक है, अपने छोटे छोटे बच्चों के बीच में रहेंगे, मान लेते हैं एलकेजी यूकेजी के बच्चों के बीच में, तो हेलो गाइस नहीं कहेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और दादा दादी के बीच में रहेंगे तो क्या बोलना है। तो ये सारी चीजें जो है इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, तो डांस में हम लोग को मैनेजमेंट देखना है, गोल ओरिएंटेड है, सोल ओरिएंटेड है, अकेले डांस कर रहे हैं, कई लोगों का ग्रुप मिलके कर रहा है। म्यूजिक में भी उसी तरह से म्यूजिक कहाँ बजना है, कौन सा म्यूजिक उसमें होगा, किस तरह का इंस्ट्रूमेंटल होगा, कब कैसे होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब बजाना है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपको लिटरेचर के फॉर्म में बुक में पब्लिश की रहती है, और उसी चीज को पढ़कर हम मैनेज करते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। एंड दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट लिखा हुआ है कि एज एन एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज।
मैनेजमेंट को आर्ट समझने के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। जैसे कि एग्जांपल पे आपके तौर पे हम बता दें, देखो अर्थशास्त्र जो है, एक आपको पता है किताब बुक है अर्थशास्त्र, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ल्ड वाइड बुक है, ठीक। अर्थशास्त्र एक बुक है जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बुक है, और उसमें यह बताया है कि किसी भी देश को या किसी भी देश का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किसी भी देश को या किसी भी जगह का या किसी भी मतलब डिस्ट्रिक्ट का या स्टेट का कैसे चलाया जाता है। एक लीडर को किसी भी स्टेट या कंट्री को कैसे चलाना है, कैसे हैंडल करना है, सब चीजों को मैनेज कैसे करना है, उसके स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, दैट इज रिटन इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक नेम्ड एज अर्थशास्त्र, रिटन बाय कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त, ठीक है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया। तो उसमें ये सारी चीजें बताया है कि आपको सोसाइटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे आपको एज ए लीडर के तौर पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने अगल बगल जितने भी लोग हैं, अपने आपके नीचे काम करने वाले सब लोगों को आपको हैंडल कैसे करना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है एक आर्ट है, जैसे बोलते हैं ना कि कला है इनके अंदर पढ़ाने का, कला है इनके अंदर गाने का। जैसे लता मंगेशकर जिस तरह से गाना गाती थी उस तरह से कोई नहीं गा पाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गाने का, उनका आवाज अच्छा था, उनका गाने का स्टाइल, गाने का ट्यूनिंग, गाने का टाइमिंग, गाने का तरीका, गाने का वॉइस, और जिस तरह का वो गाना गाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, आज के टाइम में बहुत तरह के उल्टे सीधे गाने हैं, वो उस गाने को नहीं गाती थी। ये सारी चीजें जो है उनको एक अच्छा म्यूजिशियन, वो क्या बोलते हैं, सिंगर के तौर पे प्रेजेंट करता था, और यही उनका कला था। और इसी कला को पहचानने के लिए और इसी कला को सीखने के लिए हम लोगों को मैनेजमेंट एज एन आर्ट के तौर पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ एन आर्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग को देखना है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। फीचर्स ऑफ एन आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, इसको पढ़ो, इसको आप नोट करो, फिर हम फिर बता रहे हैं। चलिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है। अब क्या दिया हुआ है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? द यूज ऑफ द बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लिखा है द टू डांसर्स टू स्पीकर्स टू एक्टर्स एक्सेट्रा विल डिफर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैथ की कोई भी चीज, साइंस की कोई भी चीज, ठीक, सबके लिए सेम पढ़ाया जाता है। जैसे पढ़ेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या हम लोग बीएसटी में, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में कोई भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, सारे टीचर्स पढ़ते समय वो सब एक ही चीज पढ़ते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर बदल गया है, ऐसा नहीं है कि ट्रायल बैलेंस का चैप्टर बदल गया है, लेकिन पढ़ाते समय उसमें से कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं कि जिनके बैठने के बाद क्वेश्चन फंस ही नहीं सकता, और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि यदि वो बैठ गए क्वेश्चन बनाने के लिए, तो क्वेश्चन को वहां से उठ के भाग जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है क्वेश्चंस को कि दे विल मेक द आंसर्स इन एनी सर्कमस्टेंसेस। तो किसी न किसी तरीके से आंसर को ला के ही छोड़ेंगे। तो क्या है, सारे टीचर्स जो है पढ़ते समय एक ही चीज को पढ़े थे, लेकिन कुछ टीचर्स फंस जा रहे, कुछ टीचर्स नहीं फंस रहे, कुछ टीचर्स जो है चुटकी बजाकर आंसर ला दे रहे, और कुछ टीचर जैसे ही बैठे तो क्वेश्चन उठ के भाग गया। मतलब क्या है, सीखते समय सेम है लेकिन प्रेजेंट करते समय अलग है। मतलब लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सेम टॉपिक, लर्न करते समय सेम टॉपिक किए हैं लर्न, लेकिन प्रेजेंटेशन करते समय क्या हुआ, प्रेजेंटेशन करते समय उसके अंदर वैरायटी आ गई, अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। लर्निंग करते समय हम लोग सब लोग एक ही चीज को पढ़े, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो है खाली गुड रह गए, कुछ बन गए बेटर, और कुछ बन गए बेस्ट। तो ये अलग चीजें होती हैं, कुछ गुड रह गए, कुछ बेटर बन गए, और कुछ बेस्ट हो गए। दैट इज कॉल्ड एज द पर्सनल एप्लीकेशन। कि हम लोग लर्निंग तो सेम चीज टॉपिक को किए थे, लेकिन प्रेजेंट करते समय कोई गुड प्रेजेंटेशन करता है, कोई बेटर प्रेजेंटेशन करता है, कोई बेस्ट प्रेजेंटेशन करता है, जिसके जैसा कोई होता ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज द बेस्ट प्रेजेंटेशन। और यही लिखा हुआ है कि फीचर्स ऑफ एन आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आप उस चीज को सीखने के बाद अप्लाई कैसे करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
और अच्छे से प्रेजेंटेशन करने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर मैनेजमेंट का एक कला होना चाहिए कि आप किसी चीज को पकड़ कैसे सकते हैं। अब जैसे दिया हुआ है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी में देखो, जैसे कि मतलब क्या है कि आप लर्निंग करते समय सेम टॉपिक किए, लेकिन प्रेजेंट करते समय, प्रेजेंटेशन करते समय उसको अलग अलग तरीके से कर रहे हो। इसके लिए जरूरी है कि आपका प्रैक्टिस कितना है और आपके अंदर क्रिएटिविटी कितना है। प्रैक्टिस किसी के अंदर इसका है, इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब मोर क्या? मोर क्या? प्रैक्टिस का मतलब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बार करना, मोर आवर्स लर्निंग। ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखा है, ज्यादा से ज्यादा समय दिया है सीखने में। मोर प्रैक्टिस का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा लर्निंग किया है, ज्यादा से ज्यादा वो समय दिया है सीखने में। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि उसका ऑब्जर्वेशन और एप्लीकेशन, किसी चीज को पहले ऑब्जर्व कर रहा है और फिर उसके बाद उसको अप्लाइड कर रहा है। और जिसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है ना, बस वो उसको अप्लाई कर दिया। क्रिएटिविटी नहीं है इसका मतलब बस उसको खाली वो अप्लाई कर दिया कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो हो जाएगा, नहीं। क्रिएटिविटी उसको नहीं कहते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब पहले किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, जब ऑब्जर्व कर लेंगे उसके सारे कंक्लूजन को निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसको एप्लीकेशन करेंगे, ये देखते हुए कि क्या चीज अच्छा है और उसमें क्या चीज खराब हो सकता है। खराब होने वाली चीजों को पहले ही ड्रॉबैक्स को हटा देंगे ताकि सिर्फ अच्छा ही हो, और उसके बाद वो एप्लीकेशन करेंगे, तब जाकर वो बनेगा बेस्ट। यदि हम लोग किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको ड्रॉबैक्स को नहीं हटा रहे हैं तो वो चीजें खाली गुड और बेटर रह सकता है। अब यदि किसी चीज को हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसके सारे ड्रॉबैक्स को हटा देंगे, बिना ड्रॉबैक्स को हटाए हुए गुड और बेटर तो हो सकता है, लेकिन यदि हम लोग ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसके सारे ड्रॉबैक्स को हटा देंगे तो वो चीज कहीं ना कहीं अप्लाइड करने के बाद, एप्लीकेशन करने के बाद वो चीज कंफर्म नहीं, 100% गारंटी है कि बेस्ट होगी। समझिए क्या बोले? तो क्रिएटिविटी का मतलब ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के बाद आप ड्रॉबैक्स को हटाते हो कि नहीं हटाते हो, ये डिपेंड करता है। आप बिना ड्रॉबैक्स हटाए उसको अप्लाई कर दोगे तो आप कहीं ना कहीं हमेशा गुड और बेटर रह पाओगे, और यदि ड्रॉबैक्स हटाकर काम कर रहे हो तो आप ड्रॉबैक्स हटाकर यदि एप्लीकेशन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बेस्ट हो, एंड यू आर द बेस्ट। जैसे कि आदमी पहले लैपटॉप पे क्या कर रहा है, ये काम को देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लर्निंग कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग कर रहा है, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करेगा, ड्रॉबैक्स को हटाएगा, उसके बाद अप्लाइड करेगा, देन ही विल बी अ बेस्ट। बेस्ट तभी होगा, ठीक। पहले मोर आवर्स लर्निंग, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर ड्रॉबैक्स को उसमें से हटा देना, ड्रॉबैक्स को हटा देना, फिर एप्लीकेशन करना, तब जो है वो कहीं ना कहीं बेस्ट होगा। और यही एक मैनेजमेंट में, जो मैनेजमेंट एज एन आर्ट का एक फीचर है। अब दिया हुआ है कि मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट इज अ साइंस मतलब ये बताया है कि किसी भी चीज को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज का नॉलेज होना चाहिए। लिखा है साइंस इज अ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट इज बेस्ड ऑन द लॉजिकली ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। मैनेजमेंट साइंस क्यों है? क्योंकि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले एक लॉजिकल ढंग से सोचना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हम शूज बना दिए हैं 12 नंबर का, बना दिए 12 नंबर का, और यहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो है वो होते ही नहीं है इतने लंबे। ह्यूमन बींग्स का जो लेग्स होगा वो जनरली क्या होगा, उसमें 10, 9, 8, 6 और 5 नंबर तक का शूज ही एडजस्ट हो पाएगा, और हम 12 नंबर का शूज बना दिए। इसका मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। इसका मतलब है कि हम नो लॉजिक, विदाउट लॉजिक पे काम कर रहे हैं, तो हम तो फेल हो ही जाएंगे ना। बिना लॉजिक का काम करेंगे तो फेल तो होंगे ही, क्योंकि हम ऐसा शूज बना दे रहे हैं जो 12 नंबर का शूज है, और जो ह्यूमन बींग्स का लेग्स होता है वो 10, 9, 8, 7, 6, 5 तक का ही शूज अप्लाई हो सकता है, या छोटे बच्चे रहेंगे तो 2, 3। अब कितना भी बड़ा लंबा चौड़ा आदमी हो तो 12 नंबर का शूज जो है वो मुश्किल से 1 आउट ऑफ 10,000 लोगों में एक आदमी ऐसा होगा जिसको 12 नंबर का शूज होता हो।
मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बिना लॉजिक का काम कर दिए। तो साइंस के फैक्ट्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा ना हम लोगों को। अब हम लोग जो है विलेज में रह रहे हैं और विलेज में पता चला बहुत बड़ा बड़ा मॉल बना दिए हैं, तो विलेज में कहां से लोग आएंगे इतना पैसा लेकर के मॉल में आएंगे घूमने। तो उसमें हम लोग को फैक्ट्स और फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल ढंग से सोचना पड़ेगा कि मॉल्स यदि बनाना है तो बड़े बड़े मॉल्स को बड़े बड़े सिटी में बनाना पड़ेगा, बड़े जगह पे बनाना पड़ेगा। अब गांव में जो है मैकडोनल्ड का यदि पिज्जा की दुकान खुल जाएगी तो कितना चलेगी, क्योंकि भाई गांव के लोग जो है ये सबसे परहेज करते हैं, उनको जो है ये सारी चीजें ज्यादा पसंद नहीं है। तो आपको पिज्जा का दुकान जो है खोलना है, मैकडोनल्ड्स खोलना है तो बड़े सिटी में खोलना पड़ेगा, जहां पर लोग जो है जॉब वाले हैं, जाके दोपहर में खाएंगे, रात में जो है खाने के टाइम में बाहर में डिनर लेने जाएंगे तो लेंगे बच्चे उनके। तो ये सारी चीजें साइंस जो है, मैनेजमेंट एज अ साइंस में ये चीजें देखता है कि कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए आप फैक्ट्स, लॉजिकल चीजों को समझो, वहां के फाइंडिंग्स को देखो, वहां के एरिया को देखो, सराउंडिंग्स को देखो और तब काम करो। जैसे कि मान लेते हैं कि अब हम लोग रसिया में हैं और रसिया में हैं और बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, वहां पर हम एसी की कंपनी खोल लिए, फेल हो जाएंगे, क्योंकि रसिया का टेम्परेचर जो है वो साइंटिफिकली यदि देखेंगे तो 12 महीने में 10 महीना वहां पर मान लेते हैं ठंडा पड़ रहा है, 11 महीना ठंडा पड़ रहा है, तो एसी आपका लेगा कौन? दार्जिलिंग में जाएंगे, एसी की शोरूम खोल रहे हैं, तो दार्जिलिंग में ठंडा पड़ता है तो वहां आपका एसी कौन लेगा? तो आप तो फेल हो जाओगे ना। तो आपको साइंटिफिकली वहां के फैक्ट्स, वहां के सराउंडिंग्स, वहां के लॉजिकल चीजों को समझना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू एस्टेब्लिश योर शॉप, कि आपको किस तरह का दुकान खोलना है, समझ गए? तो ये जो है मैनेजमेंट इज ए साइंस है। आपको ऑब्जर्व करिए, फाइंडिंग्स करिए, फैक्ट्स देखिए और लॉजिकल चीजें लगा के ही उस काम को करिए, ठीक। अब ये दिया हुआ है कि यहां पर आपको कहा है कि फीचर्स ऑफ साइंस में पहले दिया है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। साइंस का यदि हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट जो साइंस है, मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज ए साइंस। मैनेजमेंट यदि साइंस है, इसके लिए जरूरी है कि क्योंकि साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमैटिक वे में, मतलब पहले क्या है? ऑब्जर्वेशन, देन एक्सपेरिमेंट्स, फिर कंक्लूजन, फिर ड्रॉबैक्स, फिर तब जाकर हम जो है यहाँ पर एक लॉजिक सिस्टम पे पहुंचते हैं, लॉजिक आइडिया निकालते हैं कि अब हमको क्या करना है, ठीक है। पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कंक्लूजन करेंगे, ड्रॉबैक्स निकालेंगे, तब एक लॉजिकल आइडिया निकल कर आएगा कि अब हमको क्या करना है। तो सिस्टमैटिक एक स्टडी है। अब ये नहीं कि पता चला पहले ही हम लोग ड्रॉबैक निकाल दिया, नहीं, पहले ही लॉजिकल आइडिया निकाल दिया बिना ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन का, नहीं। तो आपको सिस्टमैटिक वे में चलना पड़ेगा। जैसे साइंस का फाइल बनाते हो तो लिखते हो आप ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, जो भी इस तरह से सीक्वेंस एक लिखते हो, तो उसी सीक्वेंस में चलना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स। अब इस पे यदि कोई भी सिद्धांत तक हम लोग पहुंचते हैं, कोई भी चीज रूल्स रेगुलेशन निकालते हैं, तो वो हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे निकालते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये चीज को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करना पड़ता है, और उसके लिए जरूरी है कि प्रिंसिपल्स, सिद्धांत होना चाहिए। सिद्धांत मतलब एक प्रोसेस वाइज काम को करने का तरीके को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक सिद्धांत है, ईमानदारी जो है सबसे अच्छी चीज है। इसी सिद्धांत के हिसाब से आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो कि ईमानदारी ढंग से कोई भी काम ईमानदारी से करो, पढ़ रहे हो ईमानदारी से पढ़ो, अपने आप सक्सेस करोगे। ये एक सिद्धांत है। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है कि हर जगह ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऐसा नहीं है कि इंडिया में फेल हो गया और रसिया में काम कर रहा और ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा, नहीं। ऑस्ट्रेलिया हो चाहे रसिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे इंडिया हो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, और जो इस चीज को फॉलो नहीं करेगा ही विल नॉट सक्सीड इन हिज लाइफ। ये है फीचर्स ऑफ साइंस। अब हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट दिया हुआ है, मैनेजमेंट इज क्या है? मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट इज अ साइंस में क्या बताया है? मैनेजमेंट इज अ साइंस में बताया है कि
although management has the systematic body of knowledge, they cannot be compared with the principles of the physical science which are definite and exact. जैसे कि ये दिया हुआ है कि मैनेजमेंट इन टेक्स्ट है और सॉफ्ट साइंस है। सॉफ्ट साइंस का मतलब क्या है कि जो फिजिकल साइंस है जो हम लोग पढ़ते हैं कि एग्जैक्ट मतलब वो क्या होता है, फिजिकल साइंस में क्या होता है, जो रूल्स होता है ना, जो रूल्स और प्रिंसिपल्स है वो फिक्स्ड होता है, नॉट चेंज। जैसे कि ये हमको पता है कि अर्थ सरफेस पे, ये हमको पता है कि अर्थ सरफेस पे जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये एकदम पता है, सोचने की जरूरत नहीं, ये पता है कि होगा ही, फिक्स है कि अर्थ के सरफेस में है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इन टेक्स्ट लिखा हुआ है, इन टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है और आपको यही मिलेगा कहीं भी। लेकिन मैनेजमेंट एज अ साइंस में यदि देखेंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल में नोटिस चिपक गया कि जिन बच्चों का फीस नहीं जमा है वो एग्जाम नहीं देंगे। फिजिकल साइंस के हिसाब से देखेंगे तो यदि 50 रुपया भी बाकी है तो वो एग्जाम छूट जाएगा उनका, वो नहीं देंगे और उनका साल गया बर्बाद। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस है, किसी के यहाँ कोई हो गया, कुछ कैजुअलिटी हो गया या कोई बात हो गया, तो चलो ठीक है 10,000 बाकी था वो बाद में दे दिए, तो कहीं ना कहीं उसमें चेंजिंग लाए ना, तो दैट इज कॉल्ड एज द सॉफ्ट साइंस। रूल के हिसाब से भी थोड़ा सा हम बदल दिए क्योंकि अलग सर्कमस्टांसेस था। एग्जाम के पहले मान लेते हैं कि किसी गार्जियन के, उनके फादर का या उनके मम्मी का डेथ हो गया, अब चीजें बदल गई हैं, तो अब ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं यही रूल लगेगा, ये फिक्स है, ऐसा नहीं। उसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं। एंड सो मैनेजमेंट जहां साइंस जो है वो सॉफ्ट होता है और इनएग्जैक्ट होता है। इनएग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्टली नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, वो चेंजेबल है, वो चेंजेबल है। चेंजेबल का मतलब अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, चेंजेबल according to circumstances, according to circumstances, ठीक है, circumstances के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, वही लिखा है मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब हम लोगों को देखना है कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में हम लोग क्या समझेंगे कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में हम पहले ही बताए हैं कि मैनेजमेंट को हम लोग एक प्रोफेशन की तरह देखते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट करके कहीं ना कहीं जो है एमबीए हो गए, मैनेजमेंट करके सीए कर लिए या मैनेजमेंट करके सीएस कर लिए, इससे क्या हुआ कि हमको जॉब भी मिला है, ठीक, और हम चीजों को मैनेज भी कर रहे हैं। अब यही हमारा एक लाइफ टाइम जॉब है, ठीक है, ये हमारा एक लाइफ टाइम जॉब है, नॉट पार्ट टाइम जॉब, ये हमारा फुल टाइम लाइफ टाइम जॉब है। तो ये एक प्रोफेशन बन गया। जैसे कि वो कैरियर काउंसलर, ठीक है, कैरियर काउंसलर यदि देखेंगे तो कहीं ना कहीं कैरियर काउंसलर क्या करता है कि दूसरों को कैरियर को कैसे डेवलप करना है, उसके कैरियर में क्या होना चाहिए, वो कैरियर में क्या करना चाहता है, उसका कैरियर और अच्छा कैसे हो सकता है, तो वो सब चीजों को करता है। जैसे कि योगा पसंद करने वाला आदमी, जैसे मान लेते हैं जो अपने समय में बहुत अच्छा योगा करता था, वो योगा करते करते कहीं ना कहीं योगा टीचर बन गया और वही उसका प्रोफेशन हो गया। जैसे मुझे खुद जो है मैथ्स जो है मेरा, मैथ हमको बेस्ट सब्जेक्ट है मेरा, हमको बेस्ट सब्जेक्ट लगता है, सबसे अच्छा लगता है कि मैथ हम बनाए, हम बचपन से बनाते भी थे और आज के टाइम में जो है वही मेरा टीचिंग जो है मेरा क्या बन गया, एक प्रोफेशन बन गया। और इसी काम को हम जो है अब दिन भर रात भर, सुबह दोपहर रात दिन भर करते रहते हैं, जैसे अभी भी हम कर ही रहे हैं। तो ये जो है मैनेजमेंट जो है, अब हम लोग प्रोफेशन में क्या होता है कि मैनेज करना सीख लिए कि हाँ ऐसे मैनेज करेंगे, अपने टाइम को ऐसे मैनेज करेंगे, इस वीडियो को इतना शॉर्ट में बनाएंगे, इस वीडियो को इतना लंबा में बनाएंगे। जैसे पहला वीडियो हमने बनाया है तो 50 मिनट्स का था,
लेंदी था, क्योंकि उसमें कुछ इंट्रोडक्शंस देना जरूरी था बच्चों को कि बिजनेस स्टडीज के बारे में क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या चीज करना है। ठीक, तो ये होता है। अब जैसे बार बार हम इस माइक को देख रहे हैं तो उसको भी हमारा एक मैनेजमेंट है कि हमको पता है कि इसको चार्जिंग जो है इतने देर बाद वो हट जाएगा तो आप लोगों तक आवाज नहीं पहुंचेगी। तो ये एक प्रोफेशनल सिस्टम है कि प्रोफेशनल्स को पता होता है कि ये चीजें इतना ही दिन तक काम करेगा, ये चीजें ऐसे होगा, ये चीजों को ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीके से, आसान तरीके से प्रोफेशनल्स उस काम को कर देते हैं, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्रोफेशनल जो है, कोई भी इंसान प्रोफेशनल, जैसे लिखा रहता है कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम, दिस क्वेश्चंस आर टू बी डन बाय एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं कि उनको मैनेजमेंट का अच्छा खासा नॉलेज होता है, मैनेजमेंट, वो लोग मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेंड किए रहते हैं, इसलिए वो चीजों को आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। अब इसमें जो दिया हुआ है कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में इसका पहला क्या लिखा है, डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट्स। ठीक, इसको आप देखो क्या है, इसको नोट करो, हम फिर बता रहे, जल्दी से नोट करो। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अभी हम क्या बोले कि जब कोई भी प्रोफेशनल किसी काम को करेगा तो प्रोफेशनल उस काम को इसलिए कर पा रहा है अच्छे से क्योंकि उसके पास वेल डिफाइंड नॉलेज है। जैसे कि क्लास 12 में पढ़ा हुआ स्टूडेंट भी चाहेगा, क्लास 12 में या 11 में पढ़ा हुआ स्टूडेंट भी चाहेगा तो अपना आईटीआर मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को चाहेगा तो भर देगा, लेकिन उससे बहुत सारी गलती हो जाएगी, मेनी मिस्टेक्स, वो बहुत सारे मिस्टेक्स को कर देगा। क्यों मिस्टेक्स को कर देगा? क्योंकि उसने कभी उस चीज को किया नहीं है, बस खाली बुक में पढ़ा है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिस कम है। ठीक है, उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिस कम है। अब इस चीज को क्या है कि सीए जो करेगा, तो सीए क्या है कि उसके पास प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा है और उसके पास हर तरीके के फाइल को वो चीजों को कर चुका है, एक्सपर्ट हो गया है, प्रोफेशनल नॉलेज है, एक्सपर्ट नॉलेज है। इसीलिए ये जो है, ये इसके पास क्या है, एक्सपर्ट नॉलेज है, मोर प्रैक्टिस है, एक्सपर्ट नॉलेज, मोर प्रैक्टिस। ठीक है, और वैरायटी भी इसके पास बहुत सारा है। वैरायटी का मतलब क्या है, कपड़ा नहीं, वैरायटी का मतलब है कि ये तरह तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ है, इसीलिए ये किसी भी इनकम टैक्स फाइल को बहुत आसानी से चुटकी बजा के सॉल्व कर देगा, बिकॉज ही इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ, बिकॉज ही हैज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। उसके पास काफी नॉलेज है उस चीजों का। ठीक है, एडवांस्ड नॉलेज लिख लो, इनके पास क्या है, एडवांस्ड नॉलेज है। अब ये जो बच्चा क्लास 11 में पढ़ा था तो उसके पास तो क्लास 11 तक का खाली प्रॉब्लम है ना, क्लास 11 तक की चीजों को, कंडीशंस को समझाता। सीए हैं तो इनके पास एडवांस टाइप का नॉलेज है, ऊपर तक का नॉलेज है, मतलब कि यदि कंपनी के अच्छे टिपिकल प्रॉब्लम्स को भी वो आसानी से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक एक्सपर्ट नॉलेज है। ठीक, इसलिए मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा दिया हुआ है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है कि सभी लोगों को नहीं आने दिया जाता। इस तरह के फील्ड में ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी जो है बस आईटीआर फाइल भरने लगेगा, नहीं। आईटीआर फाइल करने के लिए कहीं ना कहीं उनके पास एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर है, वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो डॉक्टर शुड हैव अ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री ऑफ एमबीबीएस, बीएएमएस, आरएमएस, किसी भी तरह का, एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, या तो बीएमएस किया हो या आरएमएस किया हो, ठीक है, या मेडिसिन ऑफ डॉक्टर किया हो, कुछ ना कुछ उसके पास एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होना चाहिए, तभी वो चीज को कर सकता है। इसीलिए इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, सभी को नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप ये नहीं कि बस खाली वकालत पढ़ लिए तो काम हो गया, नहीं। आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको एलएलबी करने से खाली काम नहीं चलेगा। एलएलबी सिर्फ एक डिग्री है, एलएलबी जो है वो सिर्फ एक डिग्री है। कहीं ना कहीं आपको एक डिग्री के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ताकि आप जो है प्रैक्टिस कर सकेंगे। कहां प्रैक्टिस कर सकेंगे आप? जो है प्रैक्टिस इन कोर्ट। कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करने के लिए
बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्टर हो गए तो बस ये नहीं कि आपके पास एमबीबीएस की डिग्री मिल गई तो आप चले गए बस क्लिनिक खोल लिए, नहीं। एमबीबीएस के डिग्री के बाद भी आपको आईएमएस, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसको कहते हैं, इंडियन मेडिकल साइंस, वहां से आईएमए है शायद, ठीक है, आईएमए, आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से आपको सर्टिफाइड कराना पड़ेगा अपनी डिग्री को, तब जाकर आप जो है अलाउ होंगे क्लिनिक खोलने के लिए और दवाई का पुर्जा लिखने के लिए, और पेशेंट्स को देखने के लिए, ठीक है। इसी तरह से सीए का डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशन ऑफ आईसीए, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से आपको सर्टिफाइड कराना पड़ेगा अपने डिग्री को, वहां से रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप सीए का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एक टॉपिक देखो, यहां पर ये जैसे दिया है कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो एसोसिएशन होता है, जैसे अभी हम क्या बोले कि सीए, एमबीबीएस, सीए और क्या है एलएलबी, ये सारी चीजों को कर लेने से ये सब सिर्फ क्या है, एक डिग्री है, ये सब एक डिग्री है। इन डिग्री को लेने के बाद आपको कहीं ना कहीं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और इसके बाद जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको क्या कहते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यहां से अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, तभी ये डिग्री आपको जो है ये अलाउ करेगी कि आप चीजों को प्रोफेशनल ढंग से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब जाकर एमबीबीएस के बाद आपको डॉक्टर की डिग्री मिलेगी, सीए साहब बनेंगे और वकील साहब बनेंगे। एलएलबी सिर्फ एक डिग्री है। तो ये सभी जैसे कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, तो यहां से जब तक अपने आप को आप एसोसिएशन नहीं कराएंगे, आपको सीए का एक कोड मिलेगा। एमबीबीएस, एलएलबी, ये सब चीजें डिग्री के साथ साथ जब तक अपने आप को यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन से आप रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे, आपको एक कोड नहीं मिलेगा, तब तक आप अलाउ नहीं किए जाएंगे। जैसे स्कूल खाली बिल्डिंग बनवा लेने से नहीं चलता है, स्कूल बिल्डिंग के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब स्कूल का एक कोड मिलता है और उसी कोड के हिसाब से आप स्कूल को चलाएंगे, ताकि कहीं भी यदि किसी भी तरह का पेपर वर्क होगा तो उस पेपर पे अपने आप क्या बोलते हैं, अपने आप जो लेटर हेड्स होता है उस पे स्कूल कोड को डिनोट करेंगे कि ये हमारा स्कूल कोड है, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल सके कि स्कूल इज रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट प्रोसीजर, ठीक। इसके बाद आप देखिए देखेंगे तो ये है मैनेजमेंट एज एन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि जैसे कोई भी चीज होता है कि आप मान लेते हैं एमबीबीएस की डिग्री आपको मिल गई, उसके बाद जो है आप आईएमए से रजिस्टर्ड हो गए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से आप अपने डिग्री को रजिस्टर्ड करा लिए। क्या करा दिए, आप अपने डिग्री को रजिस्टर्ड करा दिए और आप बन गए डॉक्टर। तो आपको कहीं ना कहीं एक ओथ दिलवाया जाएगा, ठीक, आपको एक ओथ दिलवाया जाएगा, आपको एक ओथ दिलवाया जाएगा। और ओथ का मतलब होता है कि आपको कहीं ना कहीं एक शपथ दिलाया जाएगा कि आप कसम खाएंगे कि नहीं, हम यदि डॉक्टर बन रहे हैं तो कभी भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आप लोग समझ चुके हैं। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में क्या है, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं कि ये आदमी इसको पकड़ के ले आ रहा है, ये आदमी टॉप पोजीशन पे है, ये यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां 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 और हर जगह से क्या करेगा कि टॉप पोजीशन वाला जो इंसान है, टॉप पोजीशन वाला जो मैन है ना, टॉप पोजीशन का जो मैन है, वो अपने चारों तरफ से लोगों को हैंड्स बढ़ाकर आगे ले आएगा और उसमें से फिर एक आदमी को वो टॉप पोजीशन पे फिर से पहुंचा देगा, ताकि जो है वो फिर और नए टॉप पोजीशंस वाले पर्संस को डेवलप करे।
ये है सर्विस मोटिव। मतलब क्या है कि टॉप पोजीशंस वाला जो इंसान है वो मेनी हैंड्स में से एक फिर से नया टॉप पोजीशन वाला एक इंसान को बनाता है, और ये फिर नया टॉप पोजीशन वाला आदमी जो है कई लोगों को काम सिखाता है, और ये है एक सर्विस मोटिव। ये नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव का कि जो भी है बस हम ही हैं, मतलब आई एम द ओनली टॉप पर्सन एंड नो वन विल बी बिफोर मी। हमारे सामने या हमारे आगे कोई होना ही नहीं चाहिए, हमारे पीछे और आगे कोई नहीं होना चाहिए, हम जो भी हैं बस सबसे आगे, ऐसा नहीं। हम लोगों को बिजनेस एज ए प्रोफेशन में ये देखना है कि आज यदि हम टॉप पोजीशन पे हैं तो हम ऐसा काम करें कि और लोगों को अपने साथ ले आए खींच के, ताकि उसमें से भी कुछ लोगों को टॉप पोजीशन पे पहुंचाया जा सके और हम सबसे ऊपर वाले टॉप पे जा सकें, ठीक। क्योंकि जब तक आप इस जगह पे पहुंचना चाहते हो, बेस्ट टॉप का मतलब एट टॉपेस्ट, तुम यदि टॉपेस्ट पे पहुंचना चाहते हो तो कहीं ना कहीं तुमको इस जगह को फुलफिल करना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि तुम अपने अगल बगल से ट्रेंड लोगों को खींचो और एक टॉप पोजीशन पे किसी को होल्ड करो, और तब जाकर तुम जो है अपलिफ्ट करके ऊपर जा सकोगे। और ये टॉप वाला फिर जो है नीचे से क्या होगा, लोगों को ले आएगा, ताकि इसी तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहे। एंड दिस इज कॉल्ड एज द सर्विस मोटिव ऑफ ए मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक। और इससे हम लोग सोसाइटी के हर तरह के लोगों का मदद करते हैं। अब ये दिया हुआ है कि मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट प्रोफेशन। मैनेजमेंट जो है एग्जैक्ट प्रोफेशन क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको पता चला कि डॉक्टर मिलेंगे, बहुत सारे तुमको ऐसे ITR फाइल करने वाले फाइल अकाउंटेंट मिलेंगे, बहुत सारे तुमको ऐसे अकाउंटेंट, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ITI फाइल करने वाले अकाउंटेंट मिलेंगे, बहुत सारे तुमको ऐसे टेक्नीशियन मिलेंगे, बहुत सारे आपको ऐसे मान लेते हैं कि मार्केटिंग करने वाले लोग मिलेंगे, जिन्होंने ना तो MBBS किया है, इन्होंने MBBS भी नहीं किया है, इन्होंने CS ये सारी डिग्री इनके पास नहीं है, CA नहीं है, न तो CS है, ठीक, ना तो ये IIT है किए हैं, ठीक, ना तो इन्होंने इंजीनियरिंग किया है, ठीक है, ER लिख देते हैं, इंजीनियर मतलब ER, ना तो इंजीनियरिंग किया है और ना तो ये मार्केटिंग वाले लोग इनके पास MBA की डिग्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है इनके पास, लेकिन ये अपने काम में एक्सपर्ट हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन लोगों ने अपने काम में समय दिया है। क्या दिया है? टाइम, मोर प्रैक्टिस। ये लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हैं, मोर टाइम, ठीक है, मोर प्रैक्टिस, लर्निंग हैबिट और पंक्चुअल, ये सब जो है इनके आदत, ये सारी इन लोगों के अंदर ये सारी आदतें हैं, हैबिट्स, ठीक है। मतलब मोर टाइम दिए हैं, मोर प्रैक्टिस, लर्निंग हैबिट और पंक्चुअल हैबिट्स, जिसके कारण ये लोग जो है एकदम डॉक्टर ट्रेंड हो गए हैं, ITR फाइल कर सकते हैं, टेक्नीशियन की तरह काम कर सकते हैं, और मार्केटिंग जो है वो MBA किए हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे खासे वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से MBA किए हैं, उन्हीं की तरह वो काम कर सकते हैं। इसलिए लिखा है कि मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट प्रोफेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि CA हैं तभी ITR फाइल कर ले रहे हैं, वो अकाउंटेंट हैं, CA के साथ रहते रहते क्या हुआ कि CA की तरह बिहेव करने लग रहे हैं, CA की तरह ही ITR फाइल को फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स फाइल रिटर्न फाइल कर दे रहे हैं। डॉक्टर के साथ जो है किसी थे कंपाउंडर में, और वो 10-5 साल बाद वो एकदम डॉक्टर के हर चीज को कर ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने B.Ed नहीं किया, लेकिन तब भी वो आज के डेट के सबसे बेस्ट टीचर हैं। उन्होंने B.Ed नहीं किया है
उनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो आज के डेट पे सबसे बेस्ट टीचर अपने सिर्फ सोसाइटी नहीं एज ए पूरे कंट्री के हैं। इसी तरह से ये लिखा है कि मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट प्रोफेशन, मतलब कि आप क्या है कि आपके पास टेक्निकल डिग्रीज नहीं है, प्रोफेशनल डिग्रीज नहीं है, तब भी आपका मैनेजमेंट क्या करता है कि आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बना दिया है। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास मोर टाइम भी है, आप मोर प्रैक्टिस लर्निंग हैबिट्स है, पंक्चुअल हैबिट्स है आपके अंदर, इसलिए ये चीजों को लिखा है। मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट प्रोफेशन बिकॉज इट डज नॉट स्ट्रिक्टली मीट ऑल द क्राइटेरिया ऑफ द प्रोफेशन लाइक क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप और प्रोफेशनल बॉडी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि वकील हैं, आप लॉ नहीं किए हैं, किसी वकील के साथ आप काम कर लिए 5-10 साल, आप किसी हाई कोर्ट के वकील के साथ काम कर लिए, तो आप सेशन कोर्ट के जो लोअर कोर्ट्स होते हैं ना, छोटे डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट, दैट इज कॉल्ड एज सेशन कोर्ट्स। हाई कोर्ट के वकील के साथ यदि आप एक अच्छे खासे नामी वकील के साथ हैं, यदि हाई कोर्ट के उनके असिस्टेंट के तौर पे, तो आपको इतना ज्यादा नॉलेज हो जाएगा ना कि सेशन कोर्ट के जो छोटे लोअर सेशन कोर्ट्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, उनके जो जज और वकील है ना, उनसे भी ज्यादा आपको नॉलेज हो जाएगा। लेकिन आपने एमबीए, आपने एलएलबी नहीं किया है ना, तो आप इंडियन बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है, लेकिन बिना आपके पास क्वालिफिकेशन, बिना मेंबरशिप और बिना प्रोफेशन के भी आप एक अच्छे खासे मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हो गए हैं एंड प्रोफेशनल कहला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये सारी चीजें आदतें थी, इसीलिए कहा है मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट प्रोफेशन। तो ये आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बीएसटी का क्लास 12 का चैप्टर 1 का टॉपिक 4 हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, और अब हम लोग आगे अपलोड करेंगे वीडियो टॉपिक 5। तो बीएसटी पढ़ने में आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसको जरूर कमेंट करिए। तो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 टॉपिक 4 इज कंप्लीटेड, और आशा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर्स समझ में आ रहा होगा। और एक चीज चलते चलते आपको कहेंगे, बीएसटी हम फिर कहेंगे कि बीएसटी को थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, बीएसटी थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्लाइड चैप्टर है। उसको यदि पढ़ रहे हो, जो टॉपिक्स को जो नोट्स बना रहे हो, जो टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाइड करो। और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि आपको मैनेजमेंट यदि करना आ गया तो बोर्ड एग्जाम्स में तो 95% और 100% का आपके लिए सबसे इजी है, क्योंकि आपने बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट सीख लिया। ठीक है, तो थैंक यू एंड टेक केयर।